मेरा कहना है कि जो कनेक्टिंग द डॉट्स हमको करना है कि एक सब्जेक्ट से दूसरा सब्जेक्ट कैसे इंटरलिंक्ड है। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी टीचर पे। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छा कर रहे हो और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो इस नवोदय विद्यालय की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त जो कि मेरे कॉलेज में मेरे साथ में पढ़े हुए हैं, अमित राजपूत, उनको बुलाना चाहूंगा। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने नवोदय विद्यालय संगठन जो 2019-20 का रिक्रूटमेंट एग्जाम हुआ था उसमें इन्होंने 11वीं रैंक हासिल की थी। और इसके अलावा इनकी और भी उपलब्धियां मैं बताऊं तो आप ये जान के बहुत हैरान होंगे कि इन्होंने एक जस्ट 22 साल की उम्र में, एक 22 साल की उम्र में आप सोचिए कि उन्होंने अपने राज्य का जो एमपी का एग्जाम था स्टेट टीचिंग का वो निकाला। उसके बाद ये जो DSSB का एग्जाम अभी ही हुआ है, जो कुछ दिन पहले हुआ था, उसमें इन्होंने ये रिटर्न क्वालिफाई कर दिया और ये ज्वाइनिंग की वेट कर रहे हैं। तो चलिए आइए मिलते हैं अमित राजपूत से। सो हाय अमित, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर, आप? बस यार चल रहा है। मैंने आपके बारे में लोगों को बहुत कुछ बता भी दिया, बहुत कुछ तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा बहुत ही बताया मैंने कि एक बहुत ही यंग एज में आपने ये जॉब पाई एंड मतलब जहाँ पे लोगों को जॉब पाने में इतनी दिक्कतें हो रही हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब, वहाँ पे आपने एक सर्टेन इतने कम एज में जॉब पा ली, ठीक है। और हमारे जैसे आप तो मेरे जूनियर भी हो तो मेरे को पता भी, हम लोग तो कहते भी रहते थे कि अमित की तो अभी दाढ़ी भी नहीं आई एंड प्रॉपर एकदम जॉब पा ली है उसने। तो बहुत अच्छा लगा मैं ये सब सुन के। मैं चाहूंगा फिर भी आप अपने बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते तो अच्छा रहता दर्शकों के लिए। नमस्कार, मेरा नाम अमित है। मैंने 2015 में नवोदय से ही 12th पास की। उसके बाद फिर मैं आरआई में रहा फ्रॉम 2015 टू 2019। और जैसे हम लोग 2019 में पास आउट हुए तो नवोदय की वैकेंसी आई। मैंने फॉर्म दिया, फॉर्म भरा। उसके बाद इंटरव्यू के लिए नाम आया। फिर इंटरव्यू दिया, उसके बाद मेरी ऑल इंडिया रैंक 11th आ गई एंड आई गॉट पोस्टेड एट जेएनवी देवास। तो चलिए अमित, ये जान के भी लोगों को ये भी अच्छा लगा होगा कि आप नवोदय से ही प्रोडक्ट है, नवोदय से ही पढ़े हुए हैं, नवोदय के में ही आप फिर टीचिंग करने भी जा रहे हैं। तो यस वो सर। लाइन परफेक्ट बैठती है आप पे कि कम टू लर्न एंड गो टू सर्व। तो सर्व भी करने के लिए आप वहीं पे गए हैं। तो यस अमित, सबसे पहली चीज तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि सोशल साइंस में ना थोड़ा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर दिक्कतें हो रही हैं लोगों को। हमारे पास जो मैसेजेस आ रहे हैं उसमें मैंने ये फॉलो अप किया कि लोग ये पूछ रहे हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या होना चाहिए सोशल साइंस के लिए। तो आप प्लीज उसको थोड़ा क्लियर कर देते तो ज्यादा बेनिफिट होता। सर, बेसिकली इन सोशल साइंस देयर आर 4 सब्जेक्ट्स: ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक। तो अगर इन चारों सब्जेक्ट में से आपके पास दो हैं विद इन योर ग्रेजुएशन थ्रू आउट द 3 years और 4 years, so you are able to apply for the post. तो अगर पॉलिटिकल साइंस के हमारे पास ऑनर्स है, बीए ऑनर्स कह लीजिए आप, जैसे मेरे पास रिसेंटली मैसेज आया था कि मैं पॉलिटिकल साइंस से कर रहा हूँ अपने आर्ट्स, तो क्या वो एलिजिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? सर, अगर उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स तीनों में से एक भी सब्जेक्ट पढ़ा है अपने ग्रेजुएशन में तो वो एलिजिबल है। इन 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट हमें थ्रू आउट द ग्रेजुएशन पढ़ना पड़ता है विथ फिफ्टी ओके। परसेंट मार्क्स इन ईच ईयर। अच्छा, ये 50% ईच ईयर वाला वो अभी आपके सब्जेक्ट में भी अप्लीकेबल हो रहा है? हाँ सर, हमारे सब्जेक्ट में भी एप्लीकेबल था। जो लोगों के 50% और उससे अबव थे उन्हीं को इंटरव्यू के लिए एलिजिबल किया था। एंड देन बाकी लोगों को मना कर दिया गया था? हाँ, बाकी लोगों को एक बार फिर से रिकाउंट किया गया उनके नंबर, और फिर अगर वो 50 से बिलो है तो फिर उनको मना कर दिया। ओके, ठीक है अमित। तो चलिए अब मैं सीधे पॉइंट पे आऊंगा अपने। यस आ, सर। अभी मैं सीधी सीधी बात कहूँ तो हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। आपको ही पता है कि 2 से ढाई महीने में एनवीएस का पेपर होने जा रहा है। तो मेरा सीधा सवाल आपसे ये होगा कि मुझे आप दो तरीके से बताओ कि एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी, मतलब दो यस से सर। ढाई महीने में ये पेपर कैसे किया जाए। एंड दूसरा आप मेरे को ये बताओ कि जो अभी थर्ड या फोर्थ ईयर में इंसान पढ़ रहा होगा या अपने ग्रेजुएशन या तो बीएड वाले पार्ट में होगा, वो कैसे प्रिपेयर करे कि अपकमिंग वैकेंसीज के लिए उसको फायदा हो पाए। सर, फॉर शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी आई वांट टू डिस्कस। अगर आप अभी तैयारी करना शुरू करते हैं तो बेहतर है आप एनसीईआरटी पूरा कर दें। जो हम कहते हैं ना कि पढ़ लेते हैं फिर एक बार पन्ने पलट लेते हैं, तो एक बार पूरे पन्ने एनसीईआरटी के पलट लीजिए। उसके बाद एनसीईआरटी की जो साइड में जो डिटेल्स बॉक्स में जो दिया रहता है वहां से
काफी अच्छे एमसीक्यूज बनते हैं, तो उनको थोड़ा अच्छे से पढ़ लिया जाए। उसके बाद एक ऐप है ग्रेडअप, जो अभी बायजूस प्रेप के नाम से है। अगर उसमें अगर आप क्वेश्चंस लगाते हैं, मैंने बेसिकली उसी ऐप को यूज किया था। उसमें अच्छे फॉर्मेट में क्वेश्चंस दिए, अगर 200-300 क्वेश्चंस आप रोज लगाएंगे स्पेसिफिक टू योर सब्जेक्ट, so it will definitely help you in the exam. So the more number of questions you can solve, the more it will help in your selection. ओके, ठीक है अमित। तो बाकी जो पोर्शंस होते हैं उसको आप कैसे कवर करते थे? करंट अफेयर का पोर्शन होता था, या जैसे ये तो आपने बताया है कि एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो ये आपके सब्जेक्ट नॉलेज के लिए हो गया। बाकी जो हाँ टीचिंग पेडागोजी के लिए था उन सब के लिए आपने कैसे क्या प्रिपेयर किया था? सर, टीचिंग पेडागोजी की एक किताब है सर, संदीप कुमार की, चाइल्ड पेडागोजी, विच इज अवेलेबल इन अमेजन। वो काफी अच्छी किताब है सर, उसको अगर पढ़ेंगे, और शॉर्ट है वो काफी, 110 पेज की किताब है, अगर उसको पढ़ लेंगे तो काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी इस एग्जाम की। और जो लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यही है कि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को पहले थोड़ा डिटेल में कर लें, क्योंकि दीज आर द टाइम टेकिंग सब्जेक्ट्स, और कॉन्सेप्चुअल है तो इनमें टाइम लगता है। तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स अगर आप पहले से कर लेते हैं तो फिर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस आप एग्जाम के पहले भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, ठीक है अमित। तो वैसे मेरा क्वेश्चन अभी वही है कि आपने करंट अफेयर के लिए कहाँ से प्रिपेयर किया था? सर, करंट अफेयर के लिए बेसिकली एज अ एस्पिरेंट आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर वेरी लॉन्ग टाइम। सो रोज अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उसके साथ बैंकर्स अड्डा या इनसाइट आईएएस का जो मंथली उनका जो जिस्ट आता है 30-40 पेज का, अगर उसको एक बार देख तो वहां से हो जाएगा। ओके, ठीक है। एंड टीचिंग पेडागोजी का भी आपने बता दिया, करंट अफेयर। एंड सबसे बड़ी चीज़ तो मैं ये जानना चाह रहा था कि सोशल साइंस के और जो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं या कैंडिडेट्स होते हैं, उनको थोड़ी इस बात से घबराहट होती है कि जो उनकी मैथ्स आने वाली है या तो रीजनिंग पोर्शन आने वाला है, तो उसके लिए वो थोड़े से हमेशा वो रहते हैं सहमे सहमे से कि भाई ये कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपने कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी अपनाई थी या आप बस सीधे चले गए थे पेपर के लिए? सर, रीजनिंग के लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो हमें नोटिफिकेशन में दिए जाते हैं। तो मेरा कहना है कि वो सिलेक्टेड टॉपिक्स, जैसे टाइम हो गया और ये सब हो गया, तो इनके 5-5 6 क्वेश्चंस अगर आप लगा लेते हैं कहीं से भी, यूट्यूब से या कहीं से भी, ऐसे बेसिकली 12-13 टॉपिक्स हैं जो अगर हम 1-1 घंटा लगा लेंगे तो काफी इजी हो जाएगा। उनके 5-5 10-10 क्वेश्चंस अगर हम एग्जाम से पहले लगा लें, 7-8 दिन पहले, तो वहां से काफी इजी हो जाएगा आपको। ओके, ठीक है अमित। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने थोड़ा लॉन्ग टर्म वाला जो स्ट्रेटेजी है उसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दे तो ठीक रहता है। जैसे आपने बताया कि ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स टाइम टेकिंग होता है, बट ठीक है, उसके अलावा भी तो और सब्जेक्ट्स हैं, सोशल साइंस में हिस्ट्री हो गया, ये सब, इसको कैसे कवर करते थे? सर, एज आई एम आर्ट्स स्टूडेंट विद आर्ट्स इन माय, सो सर, जो अगर हम जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसको रिलेट करके पढ़ें। जैसे अगर फिजिकल ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेट करता है, और इन्हीं दोनों चीजों के ऊपर इकोनॉमी डिपेंड होता है। तो मेरा कहना है कि जो कनेक्टिंग द डॉट्स हमको करना है कि एक सब्जेक्ट से दूसरा सब्जेक्ट कैसे इंटरलिंक्ड है, या फिर पहले आप 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए। ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी का पोर्शन देखिए कहाँ से ज्यादा पूछ रहे हैं। जैसे इंडियन ज्योग्राफी काफी पूछी जाती है, तो उस पर ज्यादा फोकस, जब हम ग्रेजुएशन में रहें तो उस पर ज्यादा फोकस किया जाए। या फिर एक प्रिंसिपल है सर, पेरेटो प्रिंसिपल, उसमें अगर हम देखते हैं तो 60% सिलेबस का हिस्सा ऐसा होता है जहाँ से 80% क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, किसी भी एग्जाम में वो अप्लाई होता है। तो हमें बस ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा वो 60% पोर्शन है जिसको अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारा 80% पेपर सॉल्व हो जाएगा। जैसे फॉर इंडिया, इंडियन ज्योग्राफी, मानसून इज अ वेरी फेवरेट टॉपिक फॉर ऑल द एग्जाम। सो मानसून पे अगर क्वेश्चन कर लें, या टोपोग्राफी ऑफ इंडिया, ये कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से हर बार सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है अमित। तो इन शॉर्ट ये आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको थ्रू आउट पढ़ना ही पड़ेगा पहले तो? ठीक है, हाँ ये सर। कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है कि हाँ आप पैसा लगाएं और ये हो जाए। मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा या पूछना चाहूंगा आपसे कि जब आपने 2019-20 का जो नवोदय का पेपर दिया था, तो उसके बाद आपको पेपर ये देने के बाद क्या फीलिंग आई थी कि पेपर
क्लियर हो सकता है, टफ है, इजी है, कैसा है? सर मुझे था कहीं ना कहीं कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि मेरा पेपर अच्छा गया था। और मेरा जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वो पहले से ही काफी स्ट्रांग रहा है। तो मेरा सभी से कहना रहेगा कि जो 80 नंबर है जो जिसमें आपका सब्जेक्ट है उसमें आप कम से कम 75 76 नंबर टारगेट करें, क्योंकि वही है जो आपको बाकी लोगों से अलग करेगा। जनरल नॉलेज तो आजकल सभी पढ़ ही रहे हैं, रीजनिंग भी लगभग सभी कंपटीशन में है तो कर ही रहे हैं। बाकी जहां आप मार्जिन ले सकते हैं अच्छा खासा वो आपका सब्जेक्टिव पोर्शन है। तो ओके, सब्जेक्टिव को थोड़ा स्ट्रांग करके चलें, उसको अच्छा टारगेट करें। ठीक है। मैं तो चलिए, अब थोड़ी-सी मैं बात को आगे भी एक्सटेंड करना चाह रहा था हाँ कि शायद अभी टाइम हमारे पास है अभी, तो मैं थोड़ा-सा एक्सटेंड कर देता हूँ ज़रा इन सब पोर्शंस को। मुझे ना आपकी एक बहुत अच्छी बात याद है अभी तक, जब हमारे इंटरव्यू के बाद बात हुई थी, आपका जैसे दिल्ली में इंटरव्यू था, आपने बताया भी था मतलब, तो आप सर। हमारे रूम पे आए थे एंड हमने हमने पूछा था कैसा गया था इंटरव्यू आपका। तो आपने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि जब आपसे सेल्फ इंट्रोडक्शन लिया गया था, तो आपने एक ज्योग्राफिकल वे में उनको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया था। मुझे आज हाँ तक वो सर। बात याद है आज तक। तो मैं चाहूँगा कि आपका जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था, वो भी प्लीज़ शेयर करें आप यहाँ पे। सर इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस व्हेन दे सेड टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। सो जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें तो आप जैसे सोशल साइंस के टीचर बनने जा रहे हैं तो दो तीन ज्योग्राफिकल टर्म्स उसमें डाल दें। बेसिकली आई एम फ्रॉम Vidisha. So I said to them, I am Amit Rajput from Vidisha, which is located on the right bank side of the river Betwa. And the nearest historical place is Sanchi, which is also one of the UNESCO World Heritage in MP. So from there, they have started asking questions. So I have given them two, three terms which I prepare uh, better, like Betwa. So Betwa is a river. First time I gave them is Betwa, from where they can ask me some questions. Second thing is Sanchi Stupa, and third is UNESCO. So from there they pick up the questions. और फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि बेतवा नदी कहाँ पे जाके मिलती है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि सांची का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बताइए या विदिशा का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बताइए। सो शुरू में ही आपको अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि आपने दो तीन टर्म्स उनको ऐसे बता दिए जहां से वो आपके स्ट्रॉन्ग एरिया है, जहां से वो क्वेश्चन पिक करेंगे और आप उसका सही से जवाब देंगे। ठीक है, एंड डेमो में कुछ हुआ था? मतलब आपसे क्या डेमो लिया गया था या कुछ और? हाँ सर, उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में, सॉइल के बारे में बताइए। तो फिर मैंने उनको बताया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप कुछ भी पढ़ाना चाहें तो पढ़ा सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर था तो आप इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ा सकते हैं। तो फिर मैंने उन्हें क्रस्ट, मेंटल, कोर, इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ाया। उन्होंने मुझसे कहा था कि आपको ब्लैक बोर्ड यूज नहीं करना है, ना ही आपको कुछ यूज करना है। तो मेरे पास उस टाइम कोई टीचिंग एड नहीं था। तो मैंने कहा कि ये जो, अगर मुझे आप टीचिंग एड के रूप में देखें तो जो मेरा सिर है वो मान के चलिए कि क्रस्ट है, जो मेरा धड़ है वो मेंटल है, और जो मेरे लेग्स हैं वो कोर है। और जो लोअर लेग होते हैं उनको मैंने बता दिया ये इनर कोर है, और जो थाइज होते हैं उनको मैंने बता दिया ये आउटर कोर है। सो दे वर क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय इट। और उसके बाद उन्होंने मुझे अपलोड किया उसके बाद, और वो काफी उनको अच्छा भी लगा। ठीक है अमित, तो ये सब सुन के बहुत अच्छा लगा एंड मैं थोड़ा सा वीडियो को छोटा ही रखना चाह रहा था, इसलिए अभी ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ पोर्शन को। ठीक है, तो अमित, मैं जाते-जाते बस एक लास्ट क्वेश्चन और पूछूँगा आपसे कि आप अभी जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उनको कुछ टिप्स देना चाहोगे या कुछ ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे, सजेशन देना चाहो, तो वो प्लीज़ दे देते ज़रा। सर मेरा सभी एस्पिरेंट से यही कहना है कि पढ़िए, और पढ़ने के बाद जैसे अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे आप उस टॉपिक पर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि एग्जाम धीरे धीरे हम हमारे पास आता जा रहा है और टाइम बहुत लिमिटेड है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप लगाइए। क्योंकि जब हम कंप्यूटर स्क्रीन के सामने होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सब क्वेश्चन रहते हैं, और जो हमारी प्रोबेबिलिटी रहती है सही आंसर को टिक करने की वो बढ़ जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाइए, और जो आपके वीक एरियाज हैं और अगर वो वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं तो उसको थोड़ा, अभी आपके पास टाइम है तो उसको थोड़ा अच्छे से कीजिए। बाकी मेरा यही कहना है कि आपको अगर मार्जिन चाहिए तो आप आपके सब्जेक्ट में अच्छा खासा मार्जिन कम समय में दे सकते हैं, तो सब्जेक्ट को थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। वो ठीक आपको है अमित, इंटरव्यू तो में भी हेल्प करेगा।
हाँ, ये भी सही बात है। और मैं जैसे मैंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था वीडियो में, तो मैंने आपको बताया भी था, मतलब आपको, मतलब पूरे दर्शकों को बताया भी था कि अगर नवोदय का पेपर क्रैक करना है या दिल्ली का पेपर क्रैक करना है, तो आपके पास एक सब्जेक्ट का एज होना चाहिए। अगर आप हाँ सब्जेक्ट सर। नॉलेज वाइज थोड़े ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप इजिली ये पेपर क्रैक कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो आई गेस लोगों को आपका एक्सपीरियंस सुन के बहुत अच्छा भी लगा होगा। और एक बार फिर से मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने टाइम दिया हमारे चैनल के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। प्लेजर वॉज माइन सर, थैंक यू सर।